हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ई पाठशाला। पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 किया था और इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिए। पार्ट 2 में देखते हैं आज हम क्या क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी means that development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of future generation। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी प्रॉपर। अब ये कहना क्या चाहता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो फ्यूचर जो जनरेशन आने वाली उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीधा सीधा मतलब ये होता है जो आज की नीड, हमें जो आज जो रिसोर्सेज हमारी जो नीड है उनको हम उतना ही यूज़ करें जितनी हमारी नीड है। ठीक है, क्योंकि जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी यूज़ करना है ना। अब हम सारा रिसोर्सेज, सारे इलेक्ट्रिसिटी, सारी वाटर आज ही हम अपने आप इस जनरेशन में यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर वाली जनरेशन क्या यूज़ करेंगे। तो ये ज़रूरी है इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचे। कुछ भी करें हम, कोई भी रिसोर्सेज यूज़ करें, फैक्ट्री में काम चल रहा है, उसका वेस्टेज जा रहा है वाटर में, तो वाटर डैमेज हो रहा है ना, तो वही तो फ्यूचर वाली जनरेशन को आने को प्रॉब्लम होगी। तो यही बात है सिंपल। उससे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोगों, चलिए आगे चलते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये उसका आउटकम निकले थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें वो करना था, मतलब अब एक बड़ा सा एक मीटिंग चाहिए ना हमको होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने करा था यूएनडीपी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये हुई कहाँ थी? ये ना प्लेस का नाम है रियो डी जेनेरियो। ये प्लेस ब्राजील में है आपके। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स, यहाँ 100 हेड्स का मतलब बताया गया तुम्हें कि 100 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। मोर देन 100 यानी कि 100 कंट्री से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पार्टिसिपेट किया था रियो डी जेनेरियो में। स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये ऐसा ही सबमिट हुआ था। अगर रियो कन्वेंशन, उसको रियो कन्वेंशन भी बोला जाता है। एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। जो ये टर्म है ना आपका, एक सेकेंड, ये एजेंडा 21 ये ना उसका आउटकम है। जैसे कि रियो डी जेनेरियो, तो हमने वो मीटिंग का नाम दे दिया, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन है। ठीक है, रियो कन्वेंशन ये उसका नाम हो गया। उसमें से निकला क्या? उसमें से निकला एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोबारा वो टर्म आ गया। ये टर्म आपको बार बार आगे सुनने को मिलेगा, इन हायर क्लास भी, एजुकेशन में भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, मीट इन द 21st सेंचुरी। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं ना, तो उसमें ही एजेंडा 21 क्या है ये देखते हैं। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी। ये वर्ड याद रखना, डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेस थ्रू डिजीजेस। ये तीन, डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेस। ठीक है, सॉरी थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, पहले हुआ रियो कन्वेंशन, उसका आउटकम निकला एजेंडा 21। ये इन्होंने एजेंडा दे दिया। किसी भी देखो मीटिंग होती है ना तो एक मोटिव होता है ना, एजेंडा होता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पे काम करना है। तो ये वही था। इसमें तीन चीज थी, तीन चीज को कवर करना था। कॉम्बैट मतलब टैकल करना अपने को, डैमेज में पॉवर्टी, गरीबी, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब पूरे इंटायर को मिलकर कोऑपरेशन करके, पूरे वर्ल्ड को मिलकर कोऑपरेशन करना है और इन चीज़ों को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला था कि लोकल गवर्नमेंट पे भी काम हो, मतलब लोकल गवर्नमेंट पे एजेंडा 21 फैले। ठीक है, हर स्टेट को, सिर्फ कंट्री पे नहीं, स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करे, अपना अलग से एजेंडा 21 निकाले। तो यही था एजेंडा 21। देखो अब रिसोर्सेज इन प्लानिंग करते हैं। क्या है रिसोर्सेज इन प्लानिंग? इन इंडिया देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। डिफिशिएंट मतलब कमी, रिच एंड मतलब ज़्यादा। यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। एग्जाम्पल देखो, रिसोर्सेज देखो, रिसोर्सेज प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। देखो, आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्रिपरेशन में आप प्लानिंग करोगे ना पहले, हाँ मुझे इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक करके देखना है, वैसे वाला ही प्लानिंग करनी। तो कहीं कहीं आपको किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा हो, किस सब्जेक्ट में आप कम हो, होता है ना। मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो बट आप एसएसटी में कम कर रहे हो, एसएसटी में ज़्यादा कर रहे हो, मैथ्स में कम होता है। ऐसे अनइक्वल है ना, तो वैसे ही सेम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। ये स्टेट है ना दो तीन, ये मिनरल्स में ज़्यादा है, इनके पास मिनरल ज़्यादा है। कोल, मिनरल्स एंड कोल, ये तो दो चीज़। ठीक है,
एंड अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर, वाटर की कमी नहीं है बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छे तरह से डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो ये भाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। स्लाइड में दिखाता हूँ, ये देखो ना यहाँ पे छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर प्लेटू है ना, आपने सुना ही होगा, ये वाला एरिया ये वो है, दिख रहा है ना आपको जस्ट, हाँ ये एरिया, और यहाँ पे वो आसाम वाला मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला। राजस्थान इज वेरी वेल डेवलप्ड, एक एग्जाम्पल और है, ठीक है। राजस्थान इज वेरी इंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, राजस्थान में वाटर की कमी हम सबको पता है, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे क्या है, राजस्थान में हॉट डेजर्ट, यहाँ कोल्ड डेजर्ट जो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, ज़्यादा वहीं पे गुड। तो ये आपका लद्दाख एक टूरिस्ट प्लेस भी है, इंडिया के टूरिस्ट के परस्पेक्टिव से ज़्यादा काम आती है, ठीक है। ये राजस्थान में सोलर पावर का यूज हो रहा है। रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया, वही बात है, देखो रिसोर्सेज प्लानिंग करनी जरूरी है। आपका वही एग्जांपल, दोबारा एग्जाम आपका बोर्ड आ रहा था, आप प्लानिंग करोगे ना किस सब्जेक्ट से किस को इतना पढ़ना, इसको ये है ये, वही सेम यहाँ भी, आप बस उसको सोच के कनेक्ट करते रहना, ठीक है, धीरे धीरे। देखो 3 है इसके अंदर, ठीक है, तीनों पढ़ेंगे, तीनों क्या क्या है। आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी, देखो ये तीनों ना आपके वही एग्जाम वाले से इंटरलेटेड है कहीं ना कहीं। आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, दिस इन्वॉल्व सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्टिमेटेड एंड मेजरमेंट ऑफ द, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी करेंगे। अब रिलेटेड कैसे, सर्वे मतलब देखना कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तुम भी अपनी बुक्स में देखोगे, यहाँ इस चैप्टर में ये चैप्टर है, ये यहाँ है, यहाँ, ठीक है, ये सारे आप भी देखोगे। मैपिंग करना, उसको मैपिंग मतलब वही बात होगी ना, मैप करना कि कौन कौन सी जगह, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी है, किस में क्वालिटी है, किस में क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं कहीं ना होता है रिसोर्सेज क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी कम है, तो किसी की क्वालिटी ज़्यादा है क्वांटिटी कम है, तो वो सब देखना, पहले तो मैपिंग करना, सर्वे एंड मैपिंग करना, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड इंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अरे ये तो ज़रूरी है ना भाई, बिना टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट कहाँ है ही पॉसिबल ही नहीं है। स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्किल, देखो टेक्नोलॉजी आपने बिठा दी, चलो टेक्नोलॉजी आपने सेट कर दी, स्किल वर्कर ही नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या, यूज ही करने, जिसको यूज ही करने नहीं आ रहा है तो उस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट, कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है। तो स्किल वर्कर भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, स्किल वर्कर भी होने चाहिए और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अब स्किल वर्कर है टेक्नोलॉजी नहीं है तो मतलब बैलेंस नहीं है ना, दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये आपकी टेक्नोलॉजी आ गई, ये डैम्स बन रहे, ठीक है। और ना थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। देखो दोनों जो स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट है, उन दोनों का जो आइडिया है, जो थिंकिंग है, सोचने डेवलपमेंट करने के लिए, वो दोनों मैच होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि अब क्लैश हो रहे दोनों आपस में, ठीक है, वो वहाँ से कोई प्रोजेक्ट निकाल रहा है, ये यहाँ से कोई प्रोजेक्ट निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही बात है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, नेशनल स्टेट गवर्नमेंट के साथ, दोनों के साथ। Resources are virtual for any development activity, but irrational consumption and overall utilization of resources may lead to social, economic and environmental problem। देखो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। देखो बिना रिसोर्स के डेवलपमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है। देखो अब मैं तो चीज़ बताता हूँ, तो देखो एक इंडिया नहीं, मतलब दूसरी कंट्री मान लो, चलो बांग्लादेश मान लेते हैं, बांग्लादेश, दूसरी है आपकी यूएस, ठीक है। इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास उतने नहीं है ना, इनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनके पास कम है, लो है, ये हाई है। अब ये अगर मान लो इनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तो ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे, तो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकता है, अपने आपको मोर पावरफुल बना। देखो ऑलरेडी ये लोग, ये कंट्री यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और भी है जर्मनी, इनके पास पहले रिसोर्सेज बहुत थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी इनके पास पहले आ गई थी। ब्रिटेन के पास सबसे पहले टेक्नोलॉजी आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर चुके, ऑलरेडी ये बहुत डेवलप्ड है, ये डेवलप कंट्रीज में आती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी अफ्रीका की कंट्रीज हो गई, एशिया की कंट्रीज हो गई, वो इतनी डेवलप नहीं है। उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अब शुरू करा है, तो वो अभी पीछे हैं, वो ऊपर उठ चुके हैं।
और वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो और ऊपर जाता है, इनको बराबर लाना है, उसके लिए ही होता है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था आपको, यूएसए के पास इन्होंने इतनी है कि अगर ये अभी भी चाहे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, बट बांग्लादेश अभी उनको यहाँ तक पहुँचने में ना, ये यूएस है ये बांग्लादेश है, दोनों का लेवल करने में नहीं है, पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो नहीं, जिस हिसाब से चल रहा है। उसी के लिए सब कुछ है, उसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, उसी के लिए रियो कन्वेंशन भी आई है, और उसका आउटकम निकल के एजेंडा 21 है। ये पॉइंट नोट मतलब कनेक्ट करते रहना धीरे धीरे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, तो वही इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो सकती है भाई, सिंपल सी बात है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इट इज इम्पोर्टेंट। तो यही बात वही है, घुमा फिरा के आपको वहीं डॉट पे लेके जाएंगे। इसको बचाने के लिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज कंसर्न अबाउट, ये गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, आपकी बुक में दे रखा है, आप याद कर लो तो बेटर है, ना हो तो ठीक भी, कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्वेशन दिस वर्ड्स देखो ये है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। देखो हमारे पास जो इंडिया या वर्ल्ड में भी जितने भी रिसोर्सेज है ना, वो इनफ है, मतलब बहुत है, उसमें हम चल सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने लालच के लिए उससे ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो फिर वो नहीं, वो फिर एक्सप्लोइट कर रहा है सिंपल रिसोर्सेज से। ठीक है, अब सीधा सी बात है, अगर तुम नहाने जा रहे हो, तुम एक बाल्टी में नहा सकते हो, देखो ठीक है, एक बाल्टी में हो सकता है नहा, बट तुम दूसरी भी यूज़ कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का एक्सप्लोइट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास देखो है तो हमारे पास कितना, चाहे तो 5 बाल्टी से भी नहा सकते और चाहे तो 1 बाल्टी से भी हो सकता है। फिर आप अगर ज़्यादा कर रहे हो अपने इनफ से, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, तो वो एक्सप्लोइट हो रहा है। देखो सिंपल सी बात यही बोलना चाहते हैं गांधी। लैंड रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्स हमारे 3 एरिया में डिवाइडेड है, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटू। तो प्लेन्स में आपका 43% आ गया, माउंटेन्स में 30% आ गया, प्लेटू आपका, प्लेन तो पता ही आपको, ये वाला रीजन पूरा जो प्लेन ऐसा अरे सिंपल है, जो ये प्लेन है वो प्लेन होता है, माउंटेन्स ये माउंटेन्स हो गए, प्लेटू थोड़े उभरे हुए ऐसे करके ये प्लेटू हो गए। तो इसी में तीनों डिवाइडेड है, कुछ एरिया दे रखे, ग्राफ देख लेना आपने। यूटिलाइजेशन देखते हैं, अब देखो इसमें एक चीज आ गई, प्लेन्स, प्लेन ज़्यादातर वो लोग एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे लोग रहते भी डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स वाला ही है, क्योंकि माउंटेन्स में बहुत कम लोगों को देखा आपने रहते हुए, कौन रहता है, बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, और प्लेटू में भी लोग रहते हैं, तो ये वाला ही है। लैंड यूटिलाइजेशन, पहला आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हम सबको पता है जंगल, ठीक है, ये हमारे फॉरेस्ट, तो लैंड यूटिलाइजेशन यूटिलाइज कैसे कर रखा है लैंड को, ठीक है, वो देखते धीरे धीरे। दूसरा पहला है, ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अभी मतलब है नहीं, उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 2 आते हैं, एक बैरन एंड वेस्टलैंड, दोनों का, बंजर भूमि जिस पे खेती नहीं हो सकती है, ठीक है, वो बंजर है बिल्कुल, होता है ना कि इस पे नहीं हो सकती, इस पे तो कुछ उग ही नहीं सकता। लैंड पुट टू नो एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज। अब इन एरियाज पे आप खेती थोड़ी करने लग जाओगे, ठीक है, तो ये आ गया आपके जो कल्टीवेशन में नहीं है, खेती करने में नहीं है, तो ये 2 आ गए, बैरन एंड वेस्टलैंड, इस पे तो हो ही नहीं सकती, और ये भी है कि इनको हटा के आप कर नहीं सकते हो। नेक्स्ट ये आपकी बैरन लैंड है, जैसे कुछ होती है बैरन लैंड, देख लो। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, अदर जो मतलब बैरन लैंड हो गया, अदर जो इनके अलावा, तो इनके अलावा देखते हैं। परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, तो गाय भैंस चरने वाली जगह होती है, जो उस पर वो थोड़ी होता है, वो तो किसी और का पर्सनल भी नहीं होता, ना कि कम्युनिटी का होता है एक्चुअली, तो वही होती है यहाँ, यही ऐसी जगह, यहाँ गाय भैंस चर रही है, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, सॉरी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया, नेट जोन एरियाज में जो नहीं आते, इंक्लूड नहीं की जाती है, वो ऐसे ही है, मिसलेनियस ट्रीज एंड ग्रोव्स, झाड़ियाँ वड़े उगी हुई हैं, वो वाली जो अपने आप, जो भी वही होते हैं जो अपने आप पेड़ उग जाते हैं, किसी मतलब किसी ने प्लांट नहीं करा उसको, अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। और एक थर्ड आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, 5 साल तक उसमें कोई खेती नहीं करी ना, तो इसके अंदर आ जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब वो जमीन खेती के लिए है बट 5 साल तक उसमें खेती ही नहीं की, तो इसमें आ जाता है अदर देन अनकल्टिवेटेड। ये तीसरा है, उसके अंदर ही सब टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। और ये वही है, 5 साल के अंदर खेती नहीं करी बट वो खेती करने लायक है, ओके। फैलो लैंड्स, फैलो लैंड के अंदर ये 4 आ जाते हैं आपके,
3 सॉरी 2 ना, क्या है ये, हाँ 2, पता नहीं कैसे कर रखा है। करंट फेलर लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 और 1 साल से कम, वो करंट फेलो हो गया। और अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 से 5 के बीच में जो छोड़ी हुई है ना, वो आ जाती है अदर देन करंट फेलो। और 5 साल तक तो छोड़ी रखी है ना, बिल्कुल 5 साल तक, तो वो उसमें आ जाता है आपके बैक वाले में, कल्चरेबल वेस्टलैंड में, 5 साल से ज़्यादा, ये फेलो लैंड हो गया। नेट सोन एरिया, ये वर्ड आर द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड एंड विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इन्होंने, देखो सिंपल, जिसपे से क्रॉप हार्वेस्ट की कटाई हो रही है, ठीक है, जिसपे मतलब क्रॉप अपने फील्ड पे खेती करी, अनाज आए, अपने हार्वेस्ट किया, आपका मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ वो आ रहा है नेट सोन एरिया में, जहाँ पे खेत सिंपल भाषा में जहाँ खेती हुई है अच्छे से, वो नेट सोन एरिया। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन टू, हाँ तो अलग अलग होते ही है ना, हर स्टेट में अलग अलग वेरी करते हैं, कहीं अच्छा होता है, कहीं खराब होता है, थोड़ी फर्टाइल कहीं अच्छी होती है, कहीं सॉइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब, हरियाणा, लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये जो है यहाँ पे लेस फर्टाइल होते हैं, लेस फर्टाइल सॉइल होते हैं, वहाँ पे कम होती है। 80% ज़्यादातर पंजाब हरियाणा, ज़्यादातर तो यही होते हैं ना, हरियाणा पंजाब में, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, अब देखो ये तो देखो आपको देखना पड़ेगा एक बार, आपको बुक में ये चीज़ तो देखो, बुक में तो आपको देखो मैं सब कुछ समझा के ऐसे करके मैं कोई मंत्र नहीं फूक दूंगा आपके अंदर, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, रीड तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ इसमें फैक्ट्स भी हैं जो आपको देखना पड़ेगा, उसको समझाया नहीं जा सकता ना। ये आपका वही है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 से 61 से लेकर और 2014 से 15 कैसे लैंड चेंजेस हो, तो ये आप लोग देख लेना यार, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ नहीं, बस देखना है कि हाँ बस मैच करना, और कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा कुछ है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड होते हैं ना, उसको देखते हैं। अब होती कैसे, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। सिंपल सी बात है, अगर देखो इससे क्या मतलब, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको ढंग से आप प्रॉपर से मैनेज वो नहीं करोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसको रिपेयर नहीं करोगे, सर्विसिंग नहीं करोगे, तो ख़राब होगी ना। या एसी है आपके घर में, आरओ है, तो उसको आप लाइफ टाइम थोड़ी चलता रहेगा, उसको घसीटते रहो सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है ना उसको भी। वही बात है यहाँ भी, आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो लैंड को, यूज़ करे जा रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे, तो खराब होगी। लॉन्ग पीरियड ऑफ विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व, ठीक है। कॉजेज देखते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज है। पहला पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खराब तरीके से खेती करना, उससे भी लैंड डिग्रेड हो जाता है। अभी बात करी ना हमने, आप करते ही जा रहे हो, अच्छे तरीके से कर भी नहीं, मालूम भी नहीं खेती कैसे करते हैं, लगे पड़े हो आप, ट्रैक्टर घुमा रहे हो। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हो। अब इससे डिफॉरेस्टेशन से पेड़ काटने से क्या होता है, देखो जो लैंड होती है ना, सॉइल, वो ना पेड़ों से अटैच रहती है, पेड़ों की जड़ देखिए तो नीचे डीप तक रहती है पूरी, उस लैंड को, सॉइल को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो वही डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट देते हैं ना, जड़ कमजोर हो जाती है, जड़ तो फिर वो लैंड को भी प्रॉब्लम करती है, वहाँ पे होल्स हो जाते हैं, क्रैक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन का ऐसे करके है। ओवर ग्रेजिंग, गाय भैंस चढ़ती है ना, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब जोर प्रेशर ज़्यादा लगा देती है उसको निकालने में, कहाँ से को, तो उस सॉइल को, लैंड को जो है ना, तब भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में तुम देख लो कि हवाएं तेज चल रही है, आंधी तूफान आ गई है, तब भी प्रॉब्लम होती है, जो सॉइल के ऊपर लेयर होती है तो उड़ जाती है पूरी की पूरी। ऊपर से फ्लड आ गया आपका, ड्रॉट आ गया आपका, ड्रॉट में सूखा पड़ जाएगा, जब सूखा पड़ जाएगा लैंड को पानी नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्रैक्स आने उसमें भी शुरू हो जाते हैं। फ्लड आ गया तो फिर पूरा ही ले गया, ठीक है। ये आपके वेदर कंडीशन हो गया, आप कोई भी 3 मेंशन कर सकते हैं, एक दो कोई भी। और माइनिंग एंड क्वेरिंग, जब माइनिंग करते हैं ना, फटी हुई यार, माइनिंग एंड क्वेरिंग, जब माइनिंग करते हैं हम, खोदते होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, पिक्चर सब क्लियर दिख रही है आपको। तो जब माइनिंग करते हो तो लैंड वैंड जो करा हमने, खुदाई करा, तो ये देखो अनस्टेबल तरीके से ना, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, तो ये वैसे से हो जाती है, यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है, होल्स हो जाते हैं बड़े बड़े, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। मेजर टू सॉल्व, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें लैंड डिग्रेडेशन की, एक एक करके देखते हैं। एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, सबको सिखाया जाता है बचपन में, पेड़ लगाओ भाई। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस मतलब कांटेदार, इसका मतलब होता है कांटेदार, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ लगाओ, ऐसे देखा होगा आपने एरिड रीजन में, वहाँ पे ज़्यादा, तो ये देखी होगा, फिर रेगिस्तान मूवी वगैरह देखी होगी, तो ये तो मिलती है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स,
ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स करते हैं ना हम, खेतों में डालते हैं ऐसे सीड्स वगैरह, तो कुछ ज़्यादा ही डाल देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, और कुछ हाई क्वालिटी वाले जो होते हैं ना, हाई क्वालिटी के बड़े महंगे, वो कुछ भाई ज़्यादा एक्सपायर हो जाती है और दिक प्रॉब्लम कर देती है। तो ये भी नहीं करना है ज़्यादा, ये नहीं कि सीड्स ही भर दो पूरे खेत में। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, देखो ये क्या है, ये क्रॉप, ये फील्ड है आपकी, ठीक है, ये आपने फील्ड लगाई और यहाँ लगा दो पेड़। अरे बैलून वैलून नहीं है, पेड़ है ये, ऐसे ही बनाते हैं वो, ठीक है। यहाँ देखो तुम, ये फील्ड है आपकी पूरी, यहाँ पे पेड़ लगा दिया। जब विंड आती है ना, विंड काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, जहाँ पे लू चल रही होती है गर्मियों के टाइम पे काफ़ी तेज तेज, तो जब ये ऐसे जाते हैं ना, अगर ये ना हो, पेड़ ना हो, तो एक सेकेंड, ये आपकी लैंड है, ऐसे मान लो ये लैंड है आपकी, पेड़ भूल जाओ, तो जो हवा है ना ऐसे जाएगी और उड़ाते हुए ले जाएगी पूरे क्रॉप्स को, डैमेज करते हुए, ठीक है, ऐसे करके जाएगी। जब पेड़ लगाते हैं तो ये पेड़ आ गया, यहाँ से हवा जाएगी तो थोड़ा सा कट के आएगी, मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल, जो स्पीड है वो स्पीड रुक के आएगी, स्पीड कम हो जाएगी, टकरा के, और ऊपर से भी निकल, यहाँ से ऐसे करके निकलेगी हवाएं ऊपर से फील्ड के, और कुछ यहाँ से ऐसे करके आएंगे, वेव, स्ट्रेट वेव ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ पे स्पीड कम होने से लैंड बच सकती है। अगला है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। हमने जो पिछली स्लाइड में देखा ना, माइनिंग से हो रहा है, तो माइनिंग से हो रहा है तो भाई उसको कंट्रोल करना, सरकार को, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए उसके लिए, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है ना, जो हमने ये लिखे ना, मतलब जो वो थे कॉजेज थे, उसके अपोजिट उसके एंटी लिखने, उसके एंटी लिखने हैं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग हॉर्निवोरस, वही है सेम, उसके अपोजिट में लिख देना है, ठीक है बस। सो आज का लेक्चर यही था। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है ई पाठशाला का, यहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे कोई भी नोट्स ले सकते हैं, वेल कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।